आकृति भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी। राठी जी ने उससे दरवाजे पर ही पकड़ लिया और खींचकर दोबारा बिस्तर में ले आए। उसने छूटने के लिए काफी जोर लगाया मगर छूट नहीं पाई। राठी जी अपने शरीर का पूरा भार लिए उस पर चढ़ गए। वह बुरी तरह से दब गई। जब उसका तिल मिलाना बंद हुआ तब वो उसकी छाती से शुरू करने लगे। नहीं, आकृति चीखी, डर मत, आज आराम से करूंगा। कहकर राठी जी गीले होठों से उसे चूमने लगे मगर एक उबाल आने की देर थी कि तैश में आकर राठी जी बेहोशी हो गई और उन्होंने उसकी गोरी नरम चमड़ी पर दांत भींच दिए। आकृति जोर से चिल्लाई। अचानक हुए तीखे दर्द ने मानो उसे पागल कर दिया हो। उसने बाल नोचकर राठी जी का सिर अपने से जुदा करने की कोशिश की। बदले में राठी जी ने पुरजोर अपनी देह उसके ऊपर छोड़ दी। उसे मजबूर करके मनचाहे तरीके से मनचाहे समय तक लूटा। काम हो जाने के बाद वे उतरे और लुढ़क कर बिस्तर में अपनी वाली साइड पर जाकर सो गए। आकृति देर तक रोती रही। उसकी सुबकियां सुनने वाला कोई न था। फिर भी उसके मन में किसी कोने में इस बात का चैन था कि कम से कम आज का नरक बीत गया। आकृति को घिन आती थी रोज रोज के मेल मिलाप से, पर उसके पति मानते नहीं थे। उनकी आदत बन चुकी थी रोज रात को 11 बजे तक शराब पीना और फिर उसकी सोई हुई देह के साथ मनमानी करना। वह जितना मना करती वे उतनी ही मर्दानगी दिखाते। कभी कभी उसे इतना गुस्सा आता था कि मन होता तकिए के नीचे छुरा रखकर सोए, और मगर छुरा चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है जो उसके पास नहीं थी। बात घर की चार दीवारी से निकल न जाए इस बात का डर भी था और शर्म भी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे। बच्चे बड़े होकर पढ़ने के लिए विदेश जा चुके थे मगर उनकी हर रात ऐसी गुजरती मानो वे दुल्हा दुल्हन हो। राठी जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। न जाने कहां से इतना गंध सुनकर आते और रोज रात उस पर आजमाते। एक बार आकृति ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। राठी जी को पता था कि वह कहीं नहीं जाएगी। एक बार आधी रात में राठी जी की नाजायज हरकत पर आकृति ने चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने मियां बीवी के आपस की जबरदस्ती को गैर कानूनी करार दिया है। सिर्फ 2 मिनट के लिए राठी जी रुके थे और फिर से अपने रूप में आ गए। अगले दिन दफ्तर जाते उसकी आंखों में पिछली रात की कहानी घूम रही थी। अपना दुख हल्का करे भी तो किसके साथ? बहन से कहते हुए शर्म आती है। वह बेचारी तलाकशुदा थी और पिछले 15 सालों से अकेली रह रही थी। फिर उसे डर लगता था कि कहीं बहन ऐसी सलाह न दे दे जिससे उसकी जिंदगी में भी कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ जाए और शादी टूटने के कगार पर आ जाए। दफ्तर में एक बार उसने अपनी सहेली से पूछ लिया था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है, तो पता लगा कि वो 3-4 दिन में एक बार करते हैं और वह भी 2 मिनट में खत्म। आकृति ने अपनी बात बताई तो वह कमबख्त सहेली बोली, तो मजे लेना। कभी अपने पति को दिन के समय प्यार से समझने की कोशिश करती तो वो समझ जाते कि पर रात को बिस्तर पर लेटते ही सब भूल जाते। क्या उनके दोस्त की सेक्स लाइफ भी उनकी तरह थी? राठी जी तपाक से बोले, अरे नहीं, वंशी बता रहा था कि उसका और उसकी बीवी का मामला तो बहुत ही मैकेनिकल रहता है। आकृति एक दिन अपनी सहेली आशा के पास गई। वह एक महिला संगठन में काम करती थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर बातचीत। आशा ने एक कहानी सुनाई। वह एक दफा किसी गांव की औरतों को कन्या भ्रूण हत्या के बारे में समझाने गई थी। उसने वहाँ इकट्ठा हुई औरतों को बताया कि कैसे पेट में पल रहे कन्या के सिर को पैनी चिमटी से तब तक कुचला जाता है जब तक कि वह मर न जाए। ऐसा मामला सुनकर औरतों को समझाने आ गया कि कन्या भ्रूण हत्या किसी कत्ल से कम संजीदा गुनाह नहीं है। कुछ समझी? आशा ने पूछा। नहीं, इस दुनिया में घिनौनी से घिनौने पाप होते हैं, बस जरूरत है उन पर रोशनी डालने की। एक बार जो लोगों को पता चल जाए कि ऐसा हो रहा है तो गंदगी के कीटाणु अपने आप ही अपनी मौत मर जाते हैं, आशा ने समझाते हुए कहा। आकृति इस सलाह तो समझ में आ गई थी मगर उसे गैर अमली जानकर खामोश रह गई। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, फिर और बहुत सी बातें थी जिनकी वजह से रिश्ता तोड़ना सही सलाह नहीं थी। किसी की शराब कैसे छुड़वाई जाए, इस पर आकृति ने काफी खोज की। उसे लगता था कि अगर राठी जी की शराब पीने की आदत छुड़वा दी जाए तो उसकी हालत में सुधार हो जाए। आकृति ने कोशिश की। नीम हकीमों के पास गई। टोने टोटके किए। सब्जियों का जूस दिन में 4 बार पिलाया। सियानों ने ठीक कहा, शराब और जुए जैसे लतें कभी किसी की नहीं छूटती। आकृति ने अपनी दूर की नंद से मदद मांगी मगर उसके मन में राठी जी के लिए किसी पुरानी बात को लेकर कोई मलाल थी, जिसकी वजह से उसने अपना पल्ला भी नहीं पकड़ाया। आकृति ने और भी कई कोशिशें की पर मायूसी ही हाथ लगी। आकृति को एक वाहियात ख्याल आया। उसकी गली में से एक आदमी निकलता था जो उसे देखकर फूहड़ इशारे करता था। आकृति ने सोचा कि उसकी मदद ली जाए तो हो सकता है कि लोहा लोहे को काट दे, मगर फिर ये सोचकर पीछे हट गई कि अगर वह आदमी मुसीबत की तरह पीछे पड़ गया तो अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। एक राठी जी पीछे से उतरेंगे और दूसरा पीठ पर सवार हो जाएगा।
किसी को क्या जवाब देंगी कि आखिर वह आदमी पीछे पड़ा कैसे। ओशो कहते हैं कि आदमियों में सेक्स करने की चाह एक फूल की तरह होती है, जैसे फूल खिलता है ये चाह जागती है, और जब वे जवानी पार कर लेते हैं तो जैसे फूल मुरझा जाता है ये चाह भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब था कि उसे राठी जी के अंदर का फूल मुरझाने का इंतजार करना होगा, यानी उसे अभी और कई साल तक नरक भोगना होगा। वक्त गुजरता गया, आकृति के दुखों को निजात न मिली। उसको अक्सर एक सपना आता था कि वह एक लंबी रेस में भाग रही है। उसने एक धाबिका के कपड़े पहने हुए हैं, पसीने में तरबतर भरी सड़क पर, बीच बाजार में, गली में, मोहल्ले में वह भागी जा रही है। एक अंधी दौड़, मोड़ आता है तो मुड़ जाती है, कोई अटकल आती है तो बाजू से निकल जाती है, मगर वह भागती रहती है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस दौड़ की ना कोई मंजिल है और ना ही कोई पड़ाव है। कुछ दिनों बाद आकृति को राठी जी के गांव जाना पड़ा। वह जगह हरियाणा के एक बेहद पिछड़े देहात में। उनके चचेरे भाई की शादी का न्योता था। शादी का माहौल में एक ऐसा समय आया जब घर के आंगन में बैठी औरतें यूं ही बतिया रही। आकृति भी उनमें जाकर बैठ गई। कोई राठी जी की चाची थी, कोई ताई, तो कोई भाभी, तो कोई पड़ोसन। बातों बातों में मर्दों की औरत पर रोब जमाने की बातें चल निकली। एक भाभी ने बताया कि कैसे एक बार उनके घर में किसी रिश्तेदार के आने पर उनसे खाना बनाने में जरा सी चूक हो गई। इस बात को लेकर उनके पति ने बात को इतना खींचा कि भाभी का जीना मुश्किल कर दिया। उनके मायके में शिकायत लगाई। हर आए गए के सामने बात को छेड़ा। बात तब खत्म हुई जब भाभी ने किसी अगले मौके पर उसके रिश्तेदार की आवाभगत जी जान लगा कर न कर दी और माफी मांगी अलग से। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे क्या तुम लोगों ने सुना है किशना का किस्सा? क्या किस्सा है उसके बारे में? किसी ने पूछा। अरे वह इतना जालिम था कि जब देखो तब अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार रहता था। एक बार वह चूल्हे पर खाना बना रही थी कि किशना ने बैंत से मार मार कर बेचारी के कोहनी घुटने छील दिए। एक बूढ़ी औरत बोली, अजी गृहस्थ सुखा तो इतना बड़ा सुख है कि इससे पाने के लिए जो भी सहना पड़े सह लेना चाहिए, इसमें औरत की इज्जत है। उनकी बातें चलती जा रही थी। अरे घर में मर्द होना जरूरी है, चाहे लंगड़ा लूला ही क्यों ना हो। चाची बोली, मैं तो कहती हूँ कि घर के दरवाजे पर मर्द की चप्पल भी पड़ी हो वह भी बहुत बड़ी चीज है। उसी को देखकर समाज चुप हो जाता है। आकृति को एक अजीब तरह की घबराहट हुई। वह उठकर हवेली के अंदर चली गई। देर तक उसके दिमाग में उन औरतों की बातें घूमती रहीं। उनकी नजर में औरत अभी तक मर्द के पैर की जूती थी। फिर उसने अपनी जिंदगी की और एक तरफा होकर सोचा। आकृति का दुख ऐसा नहीं था कि राठी जी उसे मारते पीटते हों या मेहमानों के आगे सिर झुकवाते हों। बस रातों को ही सेक्स चाहते थे, अपनी पसंद का, अपने तरीके का, जिसमें न सिर्फ उन्हें राहत चाहिए थी बल्कि अपने बहसीपन की खुराक भी। बाकी समय तो वे ठीक रहते थे। जब सूफी होते तो उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं था। आकृति आकृति करके उनके आगे पीछे फिरते थे। आकृति एक शहर में रहने वाली कामकाजी औरत थी और वह उन औरतों की इस बात से इत्तेफाक रखती थी कि घर में मर्द की मौजूदगी बहुत जरूरी है। ये समाज ही कुछ ऐसा है, इसे बदलने में भी बहुत समय लगेगा। उसकी सहेली पूनम, जो उसके दफ्तर में ही काम किया करती थी, किसी वजह से कुंवारी रह गई। उसकी कैसी कैसी कहानियां बनती थी। दफ्तर में काम करने वाले एक अधेड़ उम्र की नरुला जी, जिन्होंने कभी उसे एक दो बार लिफ्ट भी दी थी, उनके साथ उसे जोड़ा जाता, मानो दोनों में कुछ गंभीर मसला हो। अगर कभी आकृति लोगों को नकारने की कोशिश करती तो अपनेपन को बेबस पाती। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था की जन्मी रूढ़िवादी सोच ने लोगों के दिमाग में ऐसा घर किया हुआ है कि उसे निकालना उस अकेली के बस की बात नहीं। फिर जितने मुंह उतनी बातें। वह किस किस को रोकती। फिर वह चपरासीन शीला, जवान, सुंदर, भरी छाती वाली मगर गरीब, ऊपर से वह विधवा हो गई। बेचारी सादी सूती साड़ी में जिस्म ढककर बिना साज सिंगार के आती थी। सारा दिन नजरें नीची रख करके काम करती रहती, मगर फिर भी प्रताप नाम का दरिंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सारे मुलाजिमों के सामने उस पर डोरे डालने से बाज नहीं आता था। लंबा चौड़ा 6 बच्चों का बाप बेशर्मी से कहता था, शीला तू किसी चीज की फिक्र मत करना, पैसों की तो बिल्कुल ही नहीं। शीला को वह रखेल बनाने के चक्कर में था। और वह विधवा कुसुम, जिसकी दफ्तर में ही काम करने वाले एक बूढ़े गुप्ता जी के साथ दोस्ती थी, उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी, उनके साथ घर परिवार के सुख दुख कह लेती थी। अपनी जवान होती बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में कुसुम को दिक्कत हो रही थी। उसने गुप्ता जी से मदद मांगी। दोनों एक ही समाज के थे। गुप्ता जी ने अपनी साख लगाकर एक रिश्ता ढूंढ निकाला। दहेज में कार देनी पड़ी।
लेकिन लड़की की शादी ठीक ठाक निपट गई। बात मगर यही खत्म नहीं हुई। एक दिन वो कुसुम के घर रात को पहुंच गए। मौका पाकर उसकी बाह अपनी और खींच और कुसुम नहीं नहीं गुप्ता जी कहकर पीछे हो गई। फिर क्या था, गुप्ता जी ने अगले दिन ये किस्सा आम कर दिया। अगर कुसुम के पति जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गांव से शादी निपटाने के बाद आकृति और राठी जी के घर वापस आ गए। अब उसने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। उसके माँ बाप मर चुके थे। भैया भाभी 7 समंदर पार रहते थे। एक बहन थी जो तलाक और जिल्लत लेते हुए और पालते हुए पथरा गई थी। अपने हालात को मद्देनजर रखकर उसने अपने पिंजरे में ही खुशी ढूंढने की कोशिश। अब भी आकृति को वही सपना आता था, मगर थोड़ा सा अलग। सपने में वह खुद को भागते हुए देखती है। भीड़ में बिना किसी की परवाह किए पसीना पसीना होने के बावजूद वह भागती रहती है। भाग भाग कर उसका जिस्म गठीला हो चुका है। उसकी टांगों में ताकत आ गई है, बाजुओं में भी, और वह खूबसूरत हो गई है। चेहरे का नूर बढ़ गया है। लोग उसे कामयाब मानकर इज्जत दे रहे हैं। अब आकृति की जिंदगी बढ़िया गुजरती है, हाँ, लेकिन कभी कोई जब उसके कांच के घर पर पत्थर फेंकता है तो सारा ढांचा टूटकर बिखर जाता है, जिसे समेटने में उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। वह रोज तप करती है और रोज उसका स्वाद भोगती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।